नमस्ते विद्यार्थी बच्चों, कैसे हो सब। आज कक्षा 8 विषय हिंदी और उसका भाग 1 पाठ 8 पाठ 5 सवाल बालपन के और जवाब डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम को अपने अच्छी तरह से पहचानते हैं। अपने भारत के राष्ट्रपति साक्षात्कार पाठ का प्रकार है साक्षात्कार, और ये पाठ बच्चों और अब्दुल कलाम के बीच में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से यह पाठ बनाया गया है। डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ये अपने भारत के राष्ट्रपति थे। तब बच्चों को कुछ मन में जो प्रश्न उठते हैं उनका जवाब या प्रश्न और जवाब की जो बातचीत है वह इस पाठ में बताई गई है। ये तब की है जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अपने राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, कुछ न कुछ जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासा कहते हैं। और बच्चों की इसी जिज्ञासा का प्रश्न का उत्तर देते हुए अब्दुल कलाम यहाँ पे अपने को सदैव जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। अपनी किताब खोलो, पन्ना 28 निकालो और अपनी किताब पे ध्यान रखो। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम। सवाल यानी प्रश्न, सवाल यानी प्रश्न। प्रश्न किसके हैं? बाल मन के, बालकों के। और जवाब कौन दे रहा है? डॉक्टर कलाम। यहाँ आपको किताब में यहाँ चित्र भी दिया हुआ है। अब्दुल कलाम बैठे हैं, उनके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और बच्चे प्रश्न करते हैं। अब्दुल कलाम उस प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेडल स्कूल, चेन्नई। बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी कक्षा में। कौन सी स्कूल है? सेंट मेडल स्कूल, चेन्नई, और उसका नाम है आर अरविंद। वो प्रश्न पूछता है अब्दुल कलाम से, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? प्रश्न करता है बच्चा किससे? अब्दुल कलाम से, कि क्या आप आपके बचपन की कोई घटना हमें सुना सकते हो? वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत होशियार थे, और वो अब्दुल कलाम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता ऐसा नहीं बनता। वो हर एक क्षेत्र में, वो प्रक्षेपण में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव और के व्यक्ति थे और बच्चों से उनको सबसे ज़्यादा लगाव था। उस पाठ में बच्चों से विविध विषयों पर प्रश्न पूछने पर अब्दुल कलाम उसका बहुत सही और अच्छी ढंग से जवाब देते हैं। पहला बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? जब आप बच्चे थे, आप पढ़ते थे, तब की कोई यादगार घटना हो, आप मुझे सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम उनकी बचपन की जो घटना है वह सुना रहे हैं। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे एक शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, और उनकी एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। एक बार वह शिक्षक कक्षा में यानी वर्ग में बैठ के बता रहे थे, पढ़ा रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ सकता है, कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया।
वो हमको सबको कहाँ ले गए? शिक्षक रामेश्वर के तट पर, समुद्र तट पर, रामेश्वर के समुद्र तट पर हमें समुद्र किनारे ले गए और वहाँ उन्होंने जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। और वहाँ जो उन्होंने हमें सिखाया वो इतनी यादगार घटना थी कि उन्होंने जो समझाया वो मेरे मन और मस्तिष्क यानी मगज के अंदर बैठ गया, यानी उनकी यह बात से हम सब बहुत प्रभावित हुए। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। मैं वैज्ञानिक कैसे बना? तो मुझे विज्ञान पढ़ने की रुचि तभी से हुई जब से ये शिक्षक ने हमें जीवंत उदाहरण दिया। प्रश्नकर्ता, दूसरा बच्चा बोलता है, प्रश्न करता है दूसरा बच्चा, सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। कक्षा 5वीं का बच्चा है और उसका नाम है सरयू मकर, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर का ये बच्चा है। बच्चा प्रश्न पूछता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? बच्चा अब्दुल कलाम से पूछता है कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तब हमें कौन सी भाषा को प्रमुखता, कौन सी भाषा को हमें ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए, कौन सी भाषा हमें ज़्यादा सीखनी चाहिए? तो उसका जवाब डॉक्टर कलाम क्या देते हैं? देखो, डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि मैंने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई 10वीं तक, 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो मैंने अपनी मातृभाषा में की है। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि अपने अभ्यास शिक्षा का माध्यम तो मातृभाषा ही होना चाहिए। जैसे कि जो विद्यार्थी है, जो बालक है, जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से रजू कर सकता है, अच्छी तरह से वो प्रकट कर सकता है। अगर वो अपनी भाषा अलग बोलता है और शिक्षा अलग भाषा में लेता है तो उस दोनों के बीच में जो समानता आनी चाहिए वो नहीं आती है। वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अपने को विश्व में, अपने यहाँ पे मातृभाषा गुजराती है, ऐसे अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी सीखनी है, गुजराती भी सीखनी है और वैश्विक स्तर यानी विश्व में अलग देशों में जाना है तो अंग्रेजी भी अपने को सीखनी जरूरी है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। अब डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक कक्षा तक तो उन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद और कॉलेज से आगे की शिक्षा लेने में वह अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में ली। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम जब भी कॉलेज में भी जाए वहाँ पर भी हम मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, मातृभाषा को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। युवा, आजकल का युवा धन है, वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और मातृभाषा में ही अपनी वाणी का व्यवहार करता है। उसी में वह अपनी सहजता से कहने में सक्षम होता है। जो उसके मन में विचार आते वो विचार प्रकट करने के लिए उसके पास अपनी मातृभाषा हो तो वो अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये बात सच है, जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपनी बात सहजता से प्रकट कर सकता है वह दूसरी भाषा में कर सकता नहीं है। वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। हमें वैश्विक स्तर पर हमें अंग्रेजी की भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत से लोगों से अपना
संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। नितांत यानी अत्यंत आवश्यक है। अपने बाहर के देश में जाएंगे, विश्व में अमेरिका है, इंग्लैंड है, थाईलैंड है, वहाँ पे अपने को अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न है अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई 5वीं कक्षा का एक बच्चा है अर्श पटेल। वह अपना प्रश्न रजू करता है अब्दुल कलाम से कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। अब्दुल कलाम को ये बच्चा पूछता है कि हम भी आपकी तरह बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न उस बच्चे ने किया है। डॉक्टर कलाम इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। अभी आप बच्चे हो, जब आप युवा अवस्था में, जब आप पढ़ लिख कर कॉलेज कक्षा में जाओगे तब आप युवा बन जाओगे, और जब आप युवा बन जाओगे तो आपका एक लक्ष्य, एक ध्येय नक्की करना है कि मुझे क्या बनना है। पहले तो अपना लक्ष्य नक्की करो, हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हो या न हो पर सोचना हमेशा अपनी बड़ा सोचना है। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, आपको अगर अनुभूति हो जाए कि अगर आप बनना क्या चाहते हो तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। अब्दुल कलाम बोलते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि मुझे यही बनना है और इसी दिशा में मुझे जाना है तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है तो आपका पूरा लक्ष्य उसी पे डाल दो। उसके अलावा अपने को कुछ दिखना नहीं चाहिए और इसके पीछे अथाग प्रयास और श्रम, मेहनत के बिना कोई भी व्यक्ति इस जीवन में सफल हो सकता नहीं है। तो सबसे बड़े प्रयास और मेहनत, श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ यानी जान लगाकर कड़ी मेहनत, जी तोड़ मेहनत यानी कड़ी मेहनत करो। जो जो आप आगे और बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। अपने कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं तो अपने सामने बहुत कुछ बाधाएं, बहुत कुछ कठिनाइयाँ आपका पीछा करेगी, आपकी कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। आपको आपके मन में दृढ़ साहस कि मुझे ये काम कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुझे ये काम करना ही है। आपके अंदर का जो साहस है उसको तोड़ना नहीं है और दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। समस्या तो आएगी और समस्याओं को हल करने के लिए हमें समस्याओं को महारत हासिल करनी होगी। महारत यानी योग्यता। उस कक्षा में आपको उस पद पर जाने के लिए आपके अंदर कुशलता, आपके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए। समस्याओं का पराजित करने में अपने को महारत हासिल करनी होगी, यानी अपनी कुशलता भी हासिल करनी होगी। तभी जीवन में सफल हो पाओगे, तभी अपने कार्यों में, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। पहले तो सबसे ये जरूरी है कि निरंतर आपको ज्ञान यानी कि विद्या, लगातार यानी निरंतर आपको लगातार अपने जीवन में पाने के लिए निरंतर अपना ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान यानी कुछ न कुछ सीखने की तमन्ना, शिक्षा और अर्जित करना यानी प्राप्त करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना होगा। तीसरा प्रश्न है, आगे का प्रश्न है, चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई। चिराग नाम का एक लड़का है, मुंबई में है और 7वीं कक्षा का है।
कौन सी स्कूल में पढ़ता है? बाबे कैम्ब्रिज, अंधेरी में बाबे कैम्ब्रिज नाम की जो स्कूल है वहाँ पे ये पढ़ता है। वह अब्दुल कलाम से कौन सा प्रश्न करता है? देखो, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? अब्दुल कलाम से पूछते हैं बच्चे, ये बच्चा चिराग पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जो, कौन सी बड़ी ललकार, चुनौती यानी ललकार है जो जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम इसका सही जवाब देते हुए कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परावर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अपना भारत देश विविधता में एकता धराने वाला देश है और इस देश में आने वाले में 2020 तक एक विकसित राष्ट्र, अपना भारत देश बहुत पीछे है। दुनिया के, विश्व के जो देश है उस सभी देशों में अपने भारत देश पीछे है। क्यों पीछे है? तो अपना देश भी, अपना राष्ट्र, अपना देश एक विकसित राष्ट्र, बहुत बड़ा विकास करे, सभी क्षेत्रों में अपना देश सभी विदेशी क्षेत्रों में सबके सामने खड़ा रहे, ऐसा परावर्तित करना है। और देश के जो अपने भारत देश के 1 अरब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 1 अरब अधिक नागरिकों के चेहरों पर, 1 से अरब से भी अधिक नागरिक जो अपने भारत देश में रहते हैं, उनके सभी के चेहरों पर क्या देखना चाहते हैं? मुस्कान। मुस्कान यानी हंसी। हर एक आदमी खुश है, अपने काम से खुश होना चाहिए, अपनी आमदनी से खुश होना चाहिए और अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करे। जब इंसान खुश होगा तो अपने आप मुस्काएगा। इसीलिए हर एक इंसान के मन में नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना है। यही राष्ट्र के सामने, यही अपने भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती है, यही अपने भारत देश की सबसे बड़ी ललकार है। आगे का प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आगे का एक बच्चा है हर्ष नाम का, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है और डॉक्टर राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई में रहता है और राधाकृष्ण विद्यालय में पढ़ता है। वह अपना प्रश्न अब्दुल कलाम से क्या करता है? देखो, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? अब्दुल कलाम से पूछता है ये बच्चा कि आपकी नजरों में, आपकी भाषा में, आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा साहस किसे कहोगे? साहस किसे मानते हो? कोई बड़ी ऊंचाई पे चढ़ गए, उसे साहस मानोगे? आप किसे साहस मानोगे? साहस की परिभाषा, साहस की व्याख्या, आप साहस किसको बोलेंगे? साहस की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी व्याख्या। डॉक्टर कलाम इसका सही जवाब दे रहा है, आप अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। हम लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, हर एक व्यक्ति स्वार्थ से जीता है। हमें डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें अपनी जान, अपना जीव, जो अपने जान है, अपने प्राणों की परवाह करे बिना दूसरों की मदद करना, दूसरों को संकट में से बचाना, दूसरों को दुख में से बचाना, यही बड़ा साहस है। अब्दुल कलाम के मत से यही बड़ा साहस है कि हम अपनी जान, अपने प्राण की परवाह करे बिना दूसरों की संकट या मुसीबत में हम उसकी सहायता करें, यही बड़ा साहस है। आगे का प्रश्न है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन।
तरुण पटेल नाम का लड़का है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है और स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन की यह स्कूल है। वह अपने अब्दुल कलाम से प्रश्न करता है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम सब भारतवासी तो हैं, हम सब भारत के नागरिक भी हैं, हम सब प्रवासी हैं। भारतीय मातृभूमि के भारतीय के लिए भारत की मातृभूमि के लिए हम गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम कैसे अपने देश पर गर्व कर सकते? हम कैसे अपने देश पर घमंड कर सकते? हम यह कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक, ये जो अपने भारतीय समाज है उसका एक बहुत बड़ा विशाल महान बृहद यानी विशाल भारतीय परिवार का एक अंग है। अपना जो परिवार है भारत देश का, उस परिवार में हर एक नागरिक एक महान विरासता में हर एक व्यक्ति एक अंग है। क्या है? अंग है। और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है और इसे हमारे सांस्कृतिक वैश्विक यानी विश्व संबंधी विरासत यानी धरोहर, अपने भारत देश की जो विरासत है, धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत यानी जो अपनी धरोहर है, और उसमें पर हमेशा अपने को गर्व होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं और हम भारतीय, इस बात पर हमें अपने को गर्व होना चाहिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि आप भारत देश में रहते हो और भारत देश की मातृभूमि से आप जुड़े हुए हो, यही सबसे बड़ी गर्व की बात है। यही आपकी अभिमान करने वाली बात है कि आप सब भारत देश में रहते हो, भारत की मातृभूमि में वसवाट करते हो, और यही सबसे बड़ी गौरव की बात है। आगे का प्रश्न है सत्यम कक्षा 10, लड़के का नाम है सत्यम, कक्षा 10 में पढ़ता है, जिला स्कूल मुंगेर, जिला की जो स्कूल है उस स्कूल का नाम है जिला स्कूल मुंगेर प्रदेश का नाम है। वह अब्दुल कलाम से प्रश्न करते हैं, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, वो प्रश्न करता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है इस लड़के ने कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। हर एक लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर इस धरती पर किसान कहाँ से लाएंगे, कलाकार कहाँ से लाएंगे? सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक अच्छी पोस्ट पर चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा जरूरी है किसान, जो अपने को खाना, अनाज पैदा करता है। अगर कोई किसान ही नहीं बनेगा तो, अगर कोई कलाकार ही नहीं बना तो, और मजदूर नहीं होगा तो डॉक्टर मजदूरी करेगा, खड़ा खोदेगा? नहीं, वहाँ मजदूर भी जरूरी है, मजदूर भी जरूरी है। और वह बच्चा बोलता है कि हम सब ऐसे ही परिवार में से आते हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, तो वो बच्चे के अंदर जो शक्तियाँ हैं वह बाहर लाकर वो कलाकार भी बन सकता है, वह किसान भी बन सकता है और वह मजदूर भी बन सकता है। तो ऐसे परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? डॉक्टर
बाद इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार। दस्तकार यानी शिल्पकार, शिल्पकार यानी मूर्ति बनाने वाला, पत्थर को आकार देने वाला। शिल्पकार हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति जो टीच के अपने हाथ से कुछ कारीगरी बनाता है उसको शिल्पकार कहते हैं, तो उसको दरकार भी कहते हैं। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। कोई व्यक्ति कलाकार है तो उसको कलाकारी छोड़ के वहाँ दूसरी जगह जाने की उसको जरूरत नहीं है। जो कलाकार है तो उसको कलाकार के क्षेत्र में ही खूब उन्नति करनी चाहिए, खूब उसमें ही ध्यान देना चाहिए और अपनी कला को आगे से आगे विकसित करना चाहिए। प्रश्न करता आगे का, यहाँ आपके इस इकाई में आधा पाठ आगे वाले टास्क में चलाया जाएगा। तब तक आपको यह सब प्रश्न के उत्तर पढ़कर रखना है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और जितना मैंने चलाया है उतना आपको पढ़कर रखना है। नमस्ते।